हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर 3 डेमो क्लास तो आपने दे दी, एक डेमो क्लास और दे दीजिए। तो मैंने जो कल की क्लास अपनी सोनेट की क्लास थी, उसको मैं आज डेमो के रूप में एक और क्लास डालने जा रहा हूँ। और कोई भी अब डेमो के रूप में क्लास अपलोड नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके बाद कोई भी क्लास नहीं अपलोड की जाएगी। और एक दूसरे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करा रहे हैं उसका लेवल थोड़ा सा हाई करिए, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि मैं प्रैक्टिस उन्हीं क्लासेस से लेता हूँ जो मैंने कवर करा दी हैं। अभी आप लोगों की मात्र 5 क्लासेस हुई हैं, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस उन्हीं से लूंगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो आपके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं उनका लेवल अप होता चला जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी डेली होती है, डेली आपका एक चैप्टर में खत्म कर देता हूँ। अब जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सोनेट पढ़ाऊंगा, तो सोनेट जल्दी ही खत्म होने वाला चैप्टर है, या फिर जो टॉपिक है जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, सोनेट नंबर 1 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर हम कोई प्ले पढ़ेंगे तो उसकी कोट भी होती हैं, है ना, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स भी होते हैं, वो सारे डिस्कस करते हैं, तो क्लास आपकी 1.5 घंटे के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब आप इस क्लास को देखिए, और ये डेमो के रूप में अब लास्ट क्लास होगी। जिसको ज्वाइन करना है, यूपी टीजीटी का बैच है, स्पेशल बैच है, इसमें कोई भी पीजीटी के क्वेश्चंस मिक्स नहीं होंगे, सिर्फ टीजीटी वालों के लिए है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच है, सिर्फ 4 या 5 क्लास अभी हुई हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जिन लोगों का पहला दिन है, कल संडे है, छुट्टी है कल की, आपकी प्रीवियस क्लासेस को प्लीज सारी को कल खत्म कर लेना, आपके लिए ये होमवर्क है। कल छुट्टी है तो आप सारी क्लासेस को खत्म कर लेना, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी पिछली क्लासेस छूटी हुई हैं। गुड इवनिंग रेखा जी। आज से हम सोनेट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर हमसे चाहता है कि हमारे पास फुल नॉलेज हो, हमारे पास फुल नॉलेज हो। और हम लोग है ना, जो भी चीजें पढ़ के जाएं वो बिल्कुल सटीक हों और अच्छी तरह से हम लोग समझ के उनको आए हों। तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स को लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स को लिखा है। और उन सोनेट्स को भी हम अलग अलग डिवीजन, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताए थे कि उनको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, है ना, फिर से एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जो सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक है, वो आपकी फेयर यूथ को है डेडिकेट। जो थर्ड इल ऑफ साउथहैम्पटन है। इसके अलावा 127 से लेकर 152 तक आपकी डार्क लेडी को है। और आपकी सोनेट नंबर 153 और 154 जो है, ये आपकी कुपीड को डेडिकेट है। ठीक है, अब एक चीज मैंने खास आपको बताई थी कि सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 17 तक हम उन्हें प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं, प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं। अब मैंने प्रोक्रिएशन का मीनिंग भी आपको कल की क्लास में बताया था कि प्रोक्रिएशन का मीनिंग होता है भाई कि प्रोडक्शन करना, रिलेटेड टू मैरिज होता है। ठीक है, कि एक इंसान को जो मैरिज का प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए, और उनके उसके बाद जो संसार का नियम है ना, कि मतलब बच्चे होना, उसके बाद वो साइकिल चलता रहता है कि आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, फिर उनके बाद उनके बच्चे आएंगे, ये साइकिल चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज हम जो भी इंपोर्टेंट सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर की, जो भी होंगी 10 12 15, उन सभी को कवर करेंगे। जिस जो मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट सोनेट्स हैं वो सारी कवर मैं कराऊंगा। ठीक है, अब आज हम सोनेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ताकि सोनेट नंबर 1 समझ लें हम, और आपको सोनेट नंबर 17 तक की थीम जो है वो समझ में आ जाए, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको सोनेट नंबर 1 जो है समझाने की कोशिश करूंगा, और उसी थीम पर आप आगे भी पढ़ सकते हैं। अगर मुझे लगा उनमें से और भी अभी कोई इंपोर्टेंट सोनेट है तो मैं जरूर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज हम सोनेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। जब किसी भी जब किसी भी पोयम का, किसी भी सोनेट का राइटर टाइटल नहीं देता है, तो हम उसकी फर्स्ट लाइन को ही उसका टाइटल मान लेते हैं। ठीक है, पहली लाइन को ही इसका टाइटल मान लेते हैं। जैसे कि अगर सोनेट नंबर 1 की आप पहली लाइन देखोगे तो उसमें पहली लाइन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, है ना, कि
आप जैसे फेयरेस्ट क्रिएचर जो हैं अगर इस धरती पे हैं तो हम चाहेंगे कि उनकी इच्छा बढ़ती रहे। अब किस फेयरेस्ट क्रिएचर की बात विलियम शेक्सपियर यहां पर कर रहे हैं? फेयर यूथ की। ये पोयम के दौरान आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, चिंता मत करो, हर एक लाइन हर एक शब्द को अच्छी तरह से आपको बताता हुआ चलूंगा। बहुत बढ़िया नेहा, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। चलो, अब इस पोयम में मैं आपको सारे के सारे की फैक्ट्स बताऊंगा और इसके बाद इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कोई भी टेंशन आप लोगों को नहीं आएगी। ये जो शब्द लिखा हुआ है जो आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसका मतलब है, ये लिखा हुआ है इंक्रीज। चलो मैं आपको इसे और छोटा करके दिखा देता हूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। ये इंक्रीज लिखा हुआ है भाई। ठीक है, मैंने अपनी इमेज को डिक्रीज कर लिया ताकि आप इंक्रीज शब्द को देख सको। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले हम बेसिक चीजें जान लेते हैं जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों की बायोग्राफी के टाइम पर डिस्कस कर चुका हूं कि शेक्सपियर अगर अपनी सोनेट्स को लिखते थे तो वो क्या क्या चीजें फॉलो करते थे। तो आज फिर से एक बार मैं एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन लगा देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं, है ना, चीजों को समझ जाएं कि कैसे चलती हैं। कि दिस सोनेट का मतलब है सोनेट नंबर 1, है ना। सोनेट नंबर 1 जो है ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर 14 लाइन है। अब बेसिक सा क्राइटेरिया होता है सोनेट का कि सोनेट के अंदर 14 लाइन होनी चाहिए, कोई भी नई बात नहीं है। ठीक है, उसी फॉर्मेट को शेक्सपियर ने फॉलो किया है, बशर्ते उनकी सोनेट नंबर 145, 126 एंड 99 ये एक्सेप्शन के तौर पे रखी जाती हैं। ये सब सारी चीजें एक्सेप्शन में क्या है मैं डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुका हूं कल की क्लास में। आज हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। अब शेक्सपियर की सोनेट के अंदर हम लोगों को 14 लाइन तो मिलती हैं। अब ये 14 लाइन को इन्होंने डिवाइड कैसे किया है स्टैंजास में, ये देख लीजिए। जो शेक्सपियरियन सोनेट होती हैं, मतलब जिन्हें शेक्सपियर लिखते थे, जिस फॉर्मेट को स्टैंजा फॉर्मेट को शेक्सपियर फॉलो करते थे, वो क्या था? 3 क्वार्टरेन। 3 क्वार्टरेन उसके अंदर होते थे और एक कपलेट उसके अंदर होता था। ठीक है भाई, क्वार्टरेन के अंदर 4 लाइन होती हैं, है ना, 4 लाइन होते हैं। यहां पर देखो 3, यहां पर 3 क्वार्टरेन इंटू 4, तो आप लोगों की 12 लाइन हो गई। और एक कपलेट की लाइन, तो ये आपकी 2 लाइन होगी, तो टोटल आपकी 14 लाइन्स हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शेक्सपियर अपने सोनेट्स के अंदर राइमिंग इस्तेमाल करते थे, वो आगे बताऊंगा, लेकिन मीटर का जो इस्तेमाल करते थे वो है आयाम्बिक पेंटामीटर। अब आयाम्ब मीटर के अंदर 2 सिलेबल होते हैं। पहला सिलेबल जो होता है मैंने आपको बताया था कि अनस्ट्रेस होता है, दूसरा सिलेबल जो होता है वो स्ट्रेस होता है। इसे आप वीक सिलेबल या स्ट्रॉन्ग सिलेबल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे 5 जोड़े, पेंटामीटर का मतलब है 5 जोड़े विलियम शेक्सपियर ने स्टार्ट मतलब यूज किए थे। ठीक है, तो इस तरह के 5 जोड़े विलियम शेक्सपियर ने स्टार्ट किए थे, तो आयाम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा करते थे। आगे अब राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनकी राइमिंग स्कीम क्या होती है। ये तो वैसे भी आपने रट्टा मार रखी होगी, ए बी ए बी ये पहले स्टेंजा यानी क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम है, सी डी सी डी ये दूसरे क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम है, और ई एफ ये जो राइमिंग स्कीम है ये आप लोगों के तीसरे स्टेंजा की है, और जी जी ये राइमिंग स्कीम किसकी किसकी है? कपलेट की राइमिंग स्कीम है। तो विलियम शेक्सपियर इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते थे भाई। ठीक है, विलियम शेक्सपियर इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते थे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज फर्स्ट आउट ऑफ 17 प्रोक्रिएशन सोनेट। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि विलियम शेक्सपियर की प्रोक्रिएशन थीम पर 17 सोनेट लिखी हुई हैं। तो उन 17 में से ये पहली सोनेट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोक्रिएशन थीम पर लिखी हुई हैं। प्रोक्रिएशन एंड ऑब्सेशन विद ब्यूटी आर द मेजर थीम ऑफ सोनेट नंबर 1। ठीक है, इसकी ऑब्सेशन एंड प्रोक्रिएशन दोनों की मेजर थीम है। ये अब हम पोएम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे कि ये क्या चीज होती है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन यहां तक अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लो, मैं आपके आंसर करूंगा। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए बढ़ता हूं आगे। अब देखो, इस पोयम को थोड़ा सा आप समझ लो, थोड़ा सा आप समझ लो पहले।
कि संसार में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं संसार में। अब अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब जरूरी नहीं है वो अमीर घराने से बिलोंग करते हो, या फिर वो जो हैं सकल सूरत में देखने में अच्छे हों। अच्छे लोग सिर्फ उन्हें नहीं कहा जाता जो देखने में अच्छे होते हैं, अच्छे लोग नेचर से भी अच्छे होने चाहिए। हेल्पिंग हैंड जिनके लिए, जो दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बनकर हमेशा तैयार रहें, है ना, दूसरों की हमेशा मदद करें। अपनी तो मदद करें ही, साथ में अपनी मदद करना भी जरूरी है। अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे तो भगवान आपकी मदद कैसे करेगा, यानी कि कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बाय नेचर भी, और भगवान उन्हें सलामत रखे। तो शेक्सपियर यही कहते हैं कि फ्रॉम द फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज, कि ऐसे लोग जो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, जो गुणवान लोग हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनको हम चाहते हैं उनकी तादाद इस संसार में बढ़ती रहे। अब उस संसार में तादाद उनकी कैसे बढ़ेगी कि भाई जब वो शादी लायक हो जाएं, कि जब वो शादी लायक हो जाएं तो वो एक प्यारी सी टीजीटी पास लड़की को देखें, है ना, जो एक टीचर हो बढ़िया सी, और उस गुणवान हो, टीचर जरूरी नहीं है, गुणवान लड़की होनी चाहिए जो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख ले। ऐसी लड़की देखो और उस लड़की को देखकर क्या कर लो भाई, शादी कर लो। ठीक है, शादी कर लो। अब अगर शादी करोगे तो भाई आपके बच्चे होंगे, तो आपके मरने के बाद, आपके मरने के बाद आपके गुणों को, आपके गुणों को आपके बच्चों में देखा जाएगा। ठीक है, मम्मी पापा के गुण आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर अपने फ्रेंड फेयर यूथ से यही कहते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम शादी करो ताकि तुम्हारे बच्चे हों और तुम जैसे अच्छे इंसान इस संसार में कभी खत्म ना हो। ठीक है, यही इस पोयम की थीम है। तो समझ में आई भाई, समझ में आई? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो समझ में ना आई हो। अब ये पोएम आपको इस चित्र से जो मैंने समझाया है, इस पिक्चर से जो समझाई है चीजें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी ये पोएम, अब कि ये पोएम कहना क्या चाहती है। चलिए शुरू करते हैं, अब पोएम को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। ये रहा आपके सामने फर्स्ट स्टैंजा, आप लोगों के सामने फर्स्ट स्टैंजा ये रहा। अब एक एक चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि ये पोयम जो है ये फेयर यूथ को डेडिकेट है। किसको डेडिकेट है भाई? फेयर यूथ को, जो कि विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड हैं, या फिर हम इन्हें एक पैट्रोन कह सकते हैं। पैट्रोन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति किसी राइटर को फाइनेंशियली हेल्प भी करे, उसको हम पैट्रोन कहते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फेयर यूथ से। विलियम शेक्सपियर यहाँ पर फेयर यूथ से बातें करेंगे और उनसे कहेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि फेयर यूथ क्या है कि शादी नहीं करना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं फेयर यूथ। तो इन्हें समझाते हुए विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, है ना। पहली लाइन का समझिएगा मतलब कि आप जैसे अच्छे, फेयरेस्ट क्रिएचर का मतलब है कि जो इंसान गुणवान होते हैं, जो जो इंसान क्वालिटी वाले होते हैं, गुणवान होते हैं, जिनके अंदर डिवाइन क्वालिटी होती है, दूसरों की मदद करने वाली, दूसरों को माफ करने वाली क्वालिटी होती हैं, ऐसे लोग जो हैं, वी डिजायर इंक्रीज का मतलब है कि हमारी इच्छा है कि वो लोग इस संसार में कभी कम ना हो, इस संसार में उनकी तादाद बढ़ती जाए। अब तादाद कैसे बढ़ेगी कि आपको शादी करनी पड़ेगी, शादी के बाद बच्चे करने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से आप उनकी तादाद बढ़ेगी ना। अगर आप शादी नहीं करोगे तो कैसे आप जैसे लोगों की तादाद बढ़ेगी। तो यहाँ पर पहली लाइन में ही विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि आप जैसे अच्छे इंसानों की तादाद जो है इस संसार में बढ़ती रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो तादाद है वो बढ़े, फेयर यूथ जैसे लोगों की। दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। यहां पर देखो ब्यूटीज रोज का मतलब है, जो मैंने आपको दिखाया था फेयर यूथ जो एक हैंडसम सा लड़का था, कि आप जैसे ब्यूटीज रोज से तुलना करते हुए कहा कि आप जैसे सुंदर, आप जैसे सुंदर आदमी जो है ना एक फूल के माफिक हैं। और फूल क्या करता है, संसार में महक फैलाता है, खुशबू फैलाता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे लोग जो है ना माइट नेवर डाई, वो कभी भी, नेवर डाई का मतलब है कि तुम्हारे जैसे लोग कभी भी खत्म ना हो।
अब इंसान अमर तो होता नहीं है, एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन अच्छे इंसानों को कैसे कंटिन्यू रखा जा सकता है इस संसार में, कि वो शादी करे और जो सांसारिक साइकिल है उसको फॉलो करे, है ना, उसको फॉलो करे। और वो फॉलो करने का क्या है कि आप संसार में आए हो तो पहले बच्चे हो तो बच्चे की एक्टिविटी करोगे, जब यूथ में आ जाओगे फिर मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे तो भाई शादी हो जाएगी आपकी, बीवी बच्चे हो जाएंगे आपके, तो ये साइकिल होता है। और इसके अलावा देखो एरिस्टोटल ने साफ साफ कहा है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन जो है एक सोशल एनिमल है। अब ये मत सोचना आदमी सोशल एनिमल है औरत नहीं है, मैन का मतलब यह है कि जो इंसान है वो सोशल एनिमल होता है, यानी कि उसे समाज में रहना है और समाज के रीति रिवाजों को फॉलो करना है। तो यही बात विलियम शेक्सपियर भी फेयर यूथ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे लोग जो अच्छे हैं, क्वालिटी वाले लोग हैं, वो इंक्रीज होते रहने चाहिए। और जो ब्यूटियस रोज है, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग हैं जो रोज की से तुलना की है कि वो कभी मरने नहीं चाहिए। बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिसीज। अब यहां पर देख लो भाई, राइपर, राइप क्या होता है? राइप होता है फल का पक जाना, किसी भी फल का पक जाने को हम राइप कहते हैं, ठीक है। अब जब एक पेड़ पर फल पक जाता है तो हमें उसे तोड़ लेना चाहिए। मान लो आम है, पेड़ पर आम पक गया तो हमें क्या कर लेना चाहिए? उसे तोड़ लेना चाहिए। अगर वो आपने नहीं तोड़ा तो एक समय आएगा जब वो अपने आप टूट कर गिर जाएगा, जब नीचे टूट कर गिर जाएगा तो वो फ्रेश होगा, है ना, तो आप उसे उठाकर खा लो। नहीं तो वो ज्यादा समय तक पड़ा रहेगा तो वहां पर ही सड़ जाएगा और उसके अंदर का जो बीज है वो भी नहीं उग पाएगा, क्योंकि चीजें सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो यहां पर विलियम शेक्सपियर ने ये कहा है कि जिस तरह से पेड़ पर फल कोई पक जाता है और उसको टाइमली, उसको टाइम रहते क्या नहीं किया जाता, उसको तोड़ा नहीं जाता तो वो खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बचाने के लिए हमें या तो पेड़ पे से तोड़ लेना चाहिए या वो जब जमीन पर गिर जाए तो उसको उठा लेना चाहिए ताकि उसको हम खा सकें। अब खाने के बाद उसमें से क्या निकलती है? गुठली, है ना, जो गुठली निकलती है उसको क्या करेंगे? हम बो देंगे जमीन में। उसको बोने के बाद अगर आपको वो आम बहुत मीठा लगा है तो आप सोचोगे कि भाई ऐसे पेड़ आम के और होने चाहिए जो मीठे आम दे, तो आपने वो गुठली बो दी, फिर वो पेड़ बनेगा और फिर वो मीठे आम देगा। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए फेयर यूथ से विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि भाई उस मीठे आम की तरह जैसे उसकी गुठली बो दी जाती है फिर वो नए पेड़ बन के आम देता है, तो तुम्हारे जैसे लोगों को भी क्या करना चाहिए? शादी करनी चाहिए। और तुम्हारे जैसे बच्चे, मतलब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारे जैसे ही होंगे ना, अच्छे लोगों की तादाद धीरे धीरे करके बढ़ेगी। यहां पर कहा है ही टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी। और टेंडर एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और टेंडर का मतलब होता है कोमल और काइंड, है ना। तो तुम्हारे जो उत्तराधिकारी होंगे वो भी तुम्हारी तरह काइंड होंगे, वो भी तुम्हारी तरह काइंड होंगे, दयावान होंगे, लव करेंगे दूसरे लोगों को। और तुम्हें तुम्हें उन तुम्हारी यादों को कैसे याद करेंगे लोग? कि ये भाई उसका लड़का है ना, फेयर यूथ का लड़का है ये, इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल ऐसी है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये है आप लोगों के सामने सेकंड स्टैंडर्ड, है ना, सेकंड स्टैंडर्ड आप लोगों के सामने है। बट दाऊ, अब ये दाऊ जो है भाई, ये आर्क ये आर्केक शब्द है, मतलब ओल्ड इंग्लिश से लिया गया शब्द है जिसका मतलब है यू, जिसका मतलब है यू। तो यहां पर कहा गया है लेकिन तुम कॉन्ट्रैक्टेड टू दाए ओवन ब्राइट आइस। अब यहां पर कंट्रैक्टेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है, कंट्रैक्टेड का मतलब है भाई टू बिकम, यानी कि कोई चीज, ये मान लो कि कोई चीज छोटी हो जाना, शॉर्ट हो जाना, है ना। अब ये शॉर्ट होने की कैसे बात कर रहे हैं कि बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज। आपने देखा होगा कि जब लड़की होती है कोई, ये है भाई लड़की, अब ये शीशे के सामने खड़ी हुई है, तुम इसे कितना भी कह लो कि पार्टी के लिए देर हो रही है, ये नहीं मानेगी, कहेगी बस 2 मिनट। 2 मिनट कह के कब 2 घंटे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगी। तो ऐसा ही फेयर यूथ सोच कर रहे हैं, फेयर यूथ क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये
अपनी जब अपने आप को देखते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, है ना, अभी तो मैं जवान हूं, अभी मेरे अंदर पास टाइम है, बहुत सारी चीजें ये सोचते हैं कि अरे कर लेंगे, ये बात की चीजें हैं, कर लेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो, चीजों को आने वाली लाइफ जो है उनको क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टेड कर रहे हो, छोटी बना रहे हो। भाई टाइमली सब कुछ अच्छी चीजें लगती हैं, ठीक है। और तुम अपनी ही आंखों में देखकर, जब ये औरत मान लो शीशे में देखती है तो ये क्या सोचती है कि भाई मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, वहीं पे टाइम वेस्ट करती रहेगी, भाई कितनी सुंदर लग रही है, 2-4 किलो और पाउडर लसेड़ लेगी उस चक्कर में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये क्या होती है कि अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। तो यहीं पर ये चीज एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं विलियम शेक्सपियर अपने दोस्त को कि भाई टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ये सारा समय जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आने वाला, वो कभी वापस नहीं आने वाला। फीड्स दाई लाइट फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल। अब देखो, आपने कभी दीपक को देखा है, ये मान लो दीपक है और इसके अंदर एक लो जल रही है, ठीक है, कि भाई दीपक है, दीपक के अंदर लो जल रही है, तो वो क्या होती है, लो के रास्ते से जो तेल आता है वो उसको खाता रहता है, और जो बत्ती होती है वो धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाती है ना। या फिर आप इसकी जगह एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, भाई आर्ट मेरी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं बस कि एग्जांपल ले लो, कि ये है कैंडल, कि जब कैंडल जलती है तो उसका जो धागा होता है वो धीरे धीरे धागा रोशनी तो देता है लेकिन अपने आप को खत्म करता रहता है। तो विलियम शेक्सपियर भी क्या कह रहे हैं अपने दोस्त से कि तुम अपने आप को अपनी लाइट से, जिस तरह से दीपक अपनी फ्लेम से, अपनी लाइट से दूसरी जगह को क्या करता है, रोशनी फैलाता है, लेकिन दीपक के नीचे खुद के अंधेरा होता है ना, दीपक के नीचे खुद के अंधेरा होता है। तो यही बात फेयर यूथ को कह रहे हैं कि भाई तुम दूसरों के लिए तो अच्छे हो लेकिन खुद के लिए तो कुछ सोचो, खुद का भी तो परिवार होना चाहिए, दूसरों के लिए भलाई कब तक कमाते रहोगे। विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, तुम तो अपनी जिंदगी को खुद ही खत्म कर रहे हो, जिस तरह से मोमबत्ती दूसरों को क्या करती है, उजाला देती रहती है और खुद का धागा उसका जलता रहता है, वो खुद को खत्म करती रहती है, तो तुम खुद को ही मार रहे हो। तुम्हारे जैसे क्रिएचर्स अगर इस संसार में नहीं आए तो राक्षसों की क्या बढ़ जाएगी, तादाद बढ़ जाएगी। तो भाई शादी करो, शादी करके अपने जैसे बच्चे लेकर आओ मार्केट में, मतलब संसार में। मेकिंग ए फैमिन वेयर अबंडेंस लाए। अब मेकिंग ए फैमिन, इस फैमिन शब्द का मतलब क्या होता है, इस फैमिन शब्द का, आवाज वगैरह सही है ना, हाँ, इस फैमिन शब्द का मतलब क्या होता है, देखो फैमिन का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, किसी चीज की कमी हो जाना, है ना। और उस जगह पर जहां पर चीजें बहुत जा रही हो, अबंडेंस का मतलब है कि कोई चीज बड़ी मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज होना। यानी कि फेयर यूथ से कह रहे हैं, फेयर यूथ से कह रहे हैं कि फेमिन, कि तुम्हारे पास तो ऐसा लग रहा है कि लड़कियों का काल पड़ गया है, तुम्हारे पास लड़कियां नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो कि जो हैंडसम लड़का होता है कोई भी, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां घूमती रहती हैं, लेकिन वो अपने आप को सख्त लड़का मानता है ना, तो वो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता। तो उसके पास लड़कियां कैसी हैं, अबंडेंस है, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन वो लड़कियों का अकाल समझ रहा है कि यहाँ पर लड़कियां हैं ही नहीं। तो यहां पर फेयर यूथ को समझाया जा रहा है कि भाई तुम्हारे अच्छे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास अच्छा नेचर भी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम्हें कमी किस चीज की है। तो तुम सारी चीज अबेंडेंस, बहुत सारी चीजें प्रचुर मात्रा में होते हुए भी चीजों को फैमिन, अकाल क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों कम करवा रहे हो चीजों को। दाय सेल्फ दाय फो। अब दाय सेल्फ का मतलब होता है यू योर सेल्फ, है ना, मतलब तुम तुम्हारे ही क्या हो, फो का मतलब होता है एनिमी, कि तुम तुम्हारे ही क्या हो, एनिमी हो, तुम तुम्हारे एनिमी हो, शत्रु हो तुम आपस में, खुद के ही, है ना। टू दाय स्वीट सेल्फ टू क्रूल, कहते हैं कि तुम जो हो, दाय का मतलब यू, स्वीट का मतलब अच्छा होना, कि तुम एक बहुत अच्छे नेचर के बंदे हो, बहुत अच्छे नेचर के बंदे हो, है ना, बहुत अच्छे नेचर के बंदे हो, लेकिन तुम दूसरों के लिए तो सही हो, लेकिन सेल्फ के लिए क्या हो, बहुत ज्यादा क्रूल हो, तुम अपने साथ सही नहीं कर रहे हो। तुम्हें ये चीजें महसूस होनी चाहिए कि भाई हमें संसार में आए हैं, तो संसार में आकर
हमें संसार के रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। ठीक है, एरिस्टोटल की बात को मानना चाहिए कि मैन इज ए सोशल एनिमल, कि अगर इंसान सोशल एनिमल है तो उसे रीति रिवाज समाज के पूरे पूरे फॉलो करने चाहिए। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ में आया ना? चलिए तीसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं भाई। ये है आप लोगों के सामने तीसरा स्टेंजा। दाओ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट। अब देखो इस शब्द में यहां पर दाओ का मतलब फिर से क्या है? योर है। ठीक है, दाओ दैट आर्ट नाउ वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है जो आभूषण होते हैं, और आभूषण किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ताकि किसी चीज को सुंदर बनाया जा सके। मान लो जब एक औरत होती है, मैं औरत का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सुटेबल बैठता है, कि कोई लड़की बुरा मत मानना प्लीज, सिर्फ एग्जांपल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। कि जब कोई लड़की होती है, मान लो पार्टी में जा रही होती है, तो उसके पास जितने जितने भी क्या होते हैं, जितने भी उसके पास आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो ज्वेलरी उसके पास होती है, सब पहन लेती है। अब किसी उसकी फ्रेंड की वीडियो कॉल आती है, वो देखती है अच्छा मेरी फ्रेंड तो बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहन कर आई है, अभी मेरे पास दो चीजें और रखी हैं, कुछ और रखी हैं, उनको भी लाद लेती है वो। ठीक है, तो ऐसा ही विलियम शेक्सपियर कहते हैं अपने दोस्त से कि तुम्हारी जो आर्ट है, तुम्हारे जैसे जो क्वालिटी वाले लोग हैं, वो क्या है, इस संसार के लिए, इस वर्ल्ड के लिए क्या है? फ्रेश ऑर्नामेंट है, जो इस संसार को क्या बनाते हैं? अच्छे बनाते हैं। जिस तरह से एक औरत सुंदर दिखने के लिए मेकअप करती है, ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करती है, उसी तरह से ये संसार खूबसूरत कैसे बनता है? तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों से। तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों से ये संसार खूबसूरत बनता है। तो तुम शादी करो भाई, ऐसे लोगों की आगे भी तो जरूरत है ना? तो शादी करनी चाहिए। एंड ओनली हेराल्ड टू दी गोडी स्प्रिंग। अब ये हेराल्ड का मतलब क्या होता है? देखो हेराल्ड का मतलब होता है कि कभी कभी कुछ होने से पहले आपको इंटीमेशंस आते हैं, है ना? तो इंटीमेशंस, किसी चीज का संकेत जब मिलता है तो उसको आप क्या कहते हो? हेराल्ड कहते हो। ठीक है, और किसी चीज की जो ये शब्द है गोडी, इसका मतलब क्या है कि ये जब कोई चीज, आप देखोगे कि जब धूप होती है या मान लो कोई लाइटिंग है कहीं पर लगी हुई, तो कभी कभी वो इतनी चमकीली होती है कि हम लोगों को इरिटेट कर देती है। लाइट अगर आपकी आंखों पे ज्यादा मारी जाए, है ना, ज्यादा फोकस लगाया जाए, तो हो सकता है वो चीजें जो अच्छी लग रही थी अभी, वो बुरी लगने लगे, आंखों पे लगे तो। ठीक है, तो कोई कोई चीज ऐसी होती है जो हम चाहते हैं वैसे तो अच्छी है, लेकिन जब वो अधिक मात्रा में हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा होता है कि जब स्प्रिंग आती है, जब बसंत आती है, तो हमें उसके आने का एहसास हो जाता है, आने का एहसास हो जाता है। तो भाई अगर तुम शादी करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में भी स्प्रिंग का मौसम आएगा, है ना, खुशहाली आएगी। और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो एक अलग ही एहसास होगा तुम्हें, खुशी वाला। विद इन दाय ओन बर्ड बरीस्ट दाय कंटेंट। अब ये देखो यहां पर विद इन दाय ओन बर्ड, अगर स्प्रिंग का सीजन आ जाए और जो बर्ड यानी कि कलियां होती हैं वो खिले ना, है ना, खिले ना, मतलब वो फूल ना बने, मतलब कलियां जो हैं इस तरह से ना खिलें, तो और वो सिर्फ कलियां ही रहें, तो वो अपने आप में छिपी हुई रहेंगी, उनकी क्वालिटीज को कोई नहीं जान पाएगा। उनकी क्वालिटीज को कोई नहीं जान पाएगा। इस संसार में जो बसंत का महीना आता है उसकी महक जो होती है, उस महक को कोई नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, तो उस महक को कोई नहीं पहचान पाएगा। ये कहां से आई है? ठीक है, उस महक को कोई नहीं पहचाएगा, तो उसका कोई भी काम नहीं रहेगा। हाँ, स्वैप्निल में बताया था ना, कोई भी डेकोरेटेड या चमकीली चीज को कह सकते हैं, ब्राइट वही मतलब है। ठीक है, तो जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो कलियों का खिलना बहुत जरूरी है। अगर कलियां नहीं खिलेंगी तो स्प्रिंग सीजन का फायदा ही क्या? एंड टेंडर, और टेंडर का मतलब होता है कोमल या काइंड या लविंग होना। ठीक है, और चल का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा क्या हो, कि रूड हो। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वर्ड रखे हुए हैं, जिस तरह से ऑक्सीमोरन होता है। ठीक है भाई, तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट शब्द रखे हुए हैं, है ना। मेक्स्ट वेस्ट इन निगार्डिंग,
कि तुम जो है अपने समय को, अपनी खूबसूरती को, अपने पैसे को क्या कर रहे हो, निगार्ड कर रहे हो। अब निगार्ड क्या होता है भाई? निगार्ड का मतलब होता है कंजूसी दिखाना। जब हमारे पास कोई चीज है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो तुम क्या कर रहे हो, निगार्ड कर रहे हो, चीजों को निगार्ड कर रहे हो भाई, कंजूसी के साथ इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास खूबसूरती है ना? हाँ, बिल्कुल प्रीति, निगार्ड का मतलब ग्रीडी एक तरह से होता है, माइजर होता है, ठीक है, माइजर, कंजूस। तो तुम क्या कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो भाई, और ये सारी चीजें जो तुम्हारी खूबसूरती है, जो तुम्हारा पैसा है, उसको तुम वेस्ट कर रहे हो, तो इन सब चीजों को वेस्ट मत करो भाई। वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इनका इस्तेमाल करो। आई होप यहाँ तक ये तीसरा स्टेंजा भी आपको समझ में आया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चौथा स्टेंजा की तरफ चलते हैं। अब आखिरी दो लाइन में एक सल्यूशन दिया जाता है ना? अब आपको ये पोयम लगेगी कि अधूरी है, अभी विलियम शेक्सपियर की बात नहीं हुई कंप्लीट, इन पोएम्स के बाद भी, इन लाइंस के बाद भी। तो एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, सोनेट सीक्वेंस क्या होता है ना? सोनेट सीक्वेंस क्या होता है? तो विलियम शेक्सपियर ने सोनेट सीक्वेंस को फॉलो किया है, और अगली ही सोनेट में ऐसी ही बातों को कंटिन्यू किया है। ठीक है, सोनेट सीक्वेंस उसे कहते हैं। चलो, अब कहते हैं विलियम शेक्सपियर अपने दोस्त फेयर यूथ से कि पिटी द वर्ल्ड। पिटी का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि मर्सी दिखाना, कि भाई इस संसार पर मर्सी दिखाओ, इस संसार पर मर्सी दिखाओ। किस तरह की मर्सी दिखानी है? कि भाई अपने जैसे क्रिएचर, जो फेयरेस्ट क्रिएचर हैं इस संसार में, और लेकर आओ। अब और कहाँ से आएंगे? फिर वही चीज कि शादी करो, बच्चे करो, तो रिप्रोडक्शन करो, है ना? जो आपने बताई थी ना प्रोक्रिएशन वाली बात, वो थीम यहाँ पर आ रही है। और एल्स दिस ग्लूटन बी। अब इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक ऐसा आदमी जो खाओपीर टाइप का होता है, पेटू इंसान होता है, कि उसे कितना ही कह लो भाई कितना खाएगा भाई, लेकिन वो नीचे मुंह करके लगा हुआ है। तो विलियम शेक्सपियर भी ये कहते हैं कि इस संसार पर दया दिखाओ, या तो शादी करो और इसको अच्छे क्रिएचर दो, या फिर जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसको नीचे मुंह करके सुनते रहोगे तुम। तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह से कोई पेटू इंसान खाता रहता है ना, उसको कितना भी कह लो वो खाता ही रहता है, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आगे कहते हैं टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू। अब खाना क्या है भाई? किस चीज के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है पेटू का? तो वर्ल्ड्स ड्यू के लिए किया है, कि जब तुम संसार में आते हो तो इस संसार के लिए तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, है ना? कि तुम संसार में आए हो तो तुम्हें अच्छे लोगों को, तुम्हें अच्छे लोग हो। अगर तुम, पहली जिम्मेदारी क्या है कि तुम खुद अच्छे इंसान बनो। अगर तुम खुद अच्छे इंसान हो तो अपने बच्चों में भी वो अच्छे वाले गुण जो हैं आने चाहिए। ठीक है, अच्छे वाले गुण आने चाहिए। तो तुम जो है इस संसार को ऐसे ही गुण दो, या फिर जो जो वर्ल्ड्स ड्यू हैं, जो संसार के नियम है, रीति रिवाज है, जो सामाजिक साइकिल है जो चलना चाहिए, उस सबको नेग्लेक्ट कर दो। अगर तुमने ऐसा किया, बाय द ग्रेव एंड दी, कि तुम्हारी ग्रेव के पास, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी ग्रेव के पास, और दी का मतलब क्या है यहाँ पर? यू, ना तो तुम्हारी ग्रेव के पास और ना ही तुम्हारे बुढ़ापे में कोई भी आसपास नहीं घूमेगा। भाई बच्चे होंगे तभी तो वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, नहीं होंगे तो कौन रखेगा भाई? ठीक है, तो शादी कर लो मेरे भाई, शादी कर लो, बीवी बच्चे होंगे तो ध्यान रख पाएंगे, है ना? चलो भाई, समझ में आई पोयम? समझ में आई मेरे दोस्त? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आई है तो थैंक यू सो मच गाइस। चलिए, तो अब जितनी भी 10-12 पोएम्स हैं या 15 पोएम्स हैं, जितनी भी सोनेट्स हैं, सबसे पहले मैं सोनेट्स को ही फिनिश करूंगा और उसके बाद आपको प्ले पर लेके चलूंगा, है ना? हाँ ठीक है, बाद में कर लेना निशा, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया पेड वाला, उसको ज्वाइन कर लो भाई। कोई भी क्वेश्चन हो वहां पर पोस्ट करते रहना अपना, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वहां पर। कोई नहीं देगा तो आई एम ऑलवेज देयर।
चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर पहला बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि नेम द प्लेस वेयर विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न, कि जगह का नाम बताओ कि कहां पर विलियम शेक्सपियर बोर्न हुए हैं। रवि आपके आंसर नहीं दिखाई देते हैं, क्या बात है? अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा लाइव क्लास का। कहां पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था? निशा ऐसे स्टैंजा नहीं आएंगे डियर। एग्जामिनर के पास फुल राइट होते हैं, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोगों को जो इंपोर्टेंट सोनेट हैं 10 12 15 जो भी निकलेंगी उन सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डिटेल में और क्या समझाऊं। अगर इतना समझाने के बाद भी नहीं आएगी समझ में तो फिर दिक्कत है ना। तो आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करना। मैं इसका टेक्स्ट आप लोगों को डाल दूंगा कल पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ गया है। स्ट्रेटफोर्ड में इनका जन्म हुआ था। अब स्ट्रेटफोर्ड अपन अवन है। अवन क्या है भाई? देखो ये तो हो गया एक विलेज, स्ट्रेटफोर्ड क्या हो गया? एक विलेज हो गया। अवन क्या है? एक रिवर है। और कहां पर ये है स्ट्रेटफोर्ड गांव? वारविक शायर नाम की जगह पर है। और घिरा हुआ है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से। ठीक है जी, इसके साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन लगा लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को हुआ था 1564 में, 1564 में हुआ था, है ना, विलियम शेक्सपियर का जन्म। और इसके इनके पिताजी का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर था। और इनकी मदर का नाम क्या था? मैरी अर्डन था। ठीक है भाई, मैरी अर्डन था। इनके पिता क्या थे? ग्लोब मेकर थे एक। शेक्सपियर फोर्थ स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए थे लोकल ग्रामर स्कूल से। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैं एक्स्ट्रा देता हुआ चलता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। हु रिमार्क स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। देखिए विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला जाता था कि वो लेस एजुकेटेड थे, कम पढ़े लिखे थे। हम लोगों को पता ही है कि फोर्थ स्टैंडर्ड तक वो पढ़े हुए थे, फोर्थ तक पढ़े हुए थे। तो उनके बारे में बोला जाता था कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, क्योंकि अगर कोई बंदा एजुकेशन लेता था तो उस समय पर क्लासिकल लैंग्वेज को सिखाया जाता था, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज को सिखाया जाता था और ग्रीक लैंग्वेज को सिखाया जाता था। अब विलियम शेक्सपियर जब कम पढ़े लिखे थे तो इनको कम ही आती थी लैटिन और ग्रीक। तो इन्होंने क्या किया, जो ट्रांसलेटेड वर्क थे इंग्लिश में, जो क्लासिकल वर्क थे, पुराने वर्क थे, लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए थे। तो इन्होंने वो ट्रांसलेटेड वर्क पढ़े थे। तो इनके बारे में किसी ने बोला था कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये किसने बोला है? ठीक है जी, बिल्कुल सही है, बेन जॉनसन ने बोला है। अगर आपसे पूछा जाए बेन जॉनसन ने कहां पर बोला है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, इस पोएम के अंदर बोला है, इस पोएम का नाम नोट कर लो, टू दी मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये पोएम का नाम है। ठीक है, अब ये पोएम जो है विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के, जो मैंने फोलियो के टाइम पे बताया था आपको, जो फर्स्ट फोलियो है उसके प्रीफेस के रूप में लगाई गई है बेन जॉनसन की, जिसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक कहा है। ठीक है, इसके अलावा इसी पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने क्या बोला है? स्वीट स्वान ऑफ अवन, ये भी बोला जाता है ना। ये भी इसी पोएम के अंदर बोला है ना। और एक स्टेटमेंट और दिया है, उसको भी मैं बता देता हूं कि शेक्सपियर इज फॉर ऑल एजेस।
ऑल टाइम या ऑल एजेस, कि शेक्सपियर किसी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है। शेक्सपियर को आने वाले समय में हर जगह पर, हर सेंचुरी में, हर एज में पढ़ा जाएगा, है ना। इसीलिए आज भी उनके वर्क जो हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि हमारी लाइफ पर बिल्कुल सूट हो रहे हैं। तो बेन जॉनसन ने इस बात को पहले ही कह दिया था कि शेक्सपियर जो है वो ऑल एजेस के लिए हैं, सभी एजेस के लिए हैं। आई होप ये भी चीज समझ में आई होगी। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। लो 3 का आंसर तो आप लोगों को पहले ही मिल गया, अब आप जल्दी से आंसर कर दो 3 का। हाँ, इसको लोग अलग अलग तरह से कहते हैं कि शेक्सपियर, जैसे इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर इज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो कहने का मतलब यही है बस कि शेक्सपियर हर एज के लिए था। वेयर, यहां पर कहा है वेयर बेन जॉनसन कॉल्ड विलियम शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ अवन, एक पोयम है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, उससे लिया गया है, बहुत बढ़िया। और जो प्रीफेस में लगाया गया था फर्स्ट फोलियो के, फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में, जिसके अंदर 36 प्ले इंक्लूड थे। पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। जितनी ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम प्रैक्टिस करते चलेंगे वो हमें फायदा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। हाउ ओल्ड वाज विलियम शेक्सपियर एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि विलियम शेक्सपियर अपनी शादी के टाइम पर कितने उम्र के थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपका इजी इजी लगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक क्वेश्चन से ही 4-6 क्वेश्चन हम लोगों को सोल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। अब देखो, होने को तो इसका आंसर सभी लोग 18 साल दे रहे हैं, ठीक है, कि शेक्सपियर 18 साल के थे। अब यहां पर एक चीज और मिल गई कि 18 साल के कब हुए थे? 1582 में, यानी कि इनकी शादी 1582 में हुई। अब आगे बढ़ाते हैं कि एन हैथवे, हैथवे, एन हैथवे के साथ शादी हुई थी जो 8 ईयर सीनियर थी। इस शादी से इनको, विलियम शेक्सपियर को 3 बच्चे हुए थे। पहला सुजैना, शादी के 6 महीने बाद, और इसके बाद ट्विंस हुए थे। ट्विंस कौन कौन हुए थे भाई? पहला हेमनेट, इनका बेटा, और दूसरी जूडिथ। हेमनेट 11 साल की उम्र में मर गया था, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। कब हो गई थी? 11 अगस्त 1596 में। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों को एग्जाम टाइम के लिए तैयार करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। हु रोट द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर, कि किसने विलियम शेक्सपियर की फॉर्मल बायोग्राफी को लिखा है? बिल्कुल सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। वी शिवानी मिश्रा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। जी, अब देखो निकोलस रो ने इस वर्क को 1709 में लिखा है। अब ये वही वर्क है जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि 1587 में विलियम शेक्सपियर को डियर पोचिंग के केस में निकाल दिया गया था स्ट्रेटफोर्ड से, है ना। ये वही वर्क है निकोलस रो का। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। टाइटस एंड्रोनिकस इज ए कोलैबोरेशन वर्क, एक कोलैबोरेशन वर्क बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर टुक द हेल्प टू कंप्लीट दिस वर्क। शेक्सपियर ने एक यूनिवर्सिटी विट्स की हेल्प ली थी, उनका क्या नाम था? बताओ जल्दी। मैंने आपको बताया था ना, जब मैं आपको वो प्रैक्टिस करा रहा था, कि ये जो प्ले हैं शेक्सपियर के, इन्होंने यहाँ से लिखे हैं। जी, बहुत बढ़िया अनु, बहुत बढ़िया अनु। दुर्गेश, ठीक है। रेखा का भी आंसर सही है, बस स्पेलिंग गलत है। ठीक है, जॉर्ज पील वाज द आंसर, है ना। जॉर्ज पील जो है आंसर है इसका। अब ये जॉर्ज पील कौन थे भाई? वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स थे।
अब यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो 7 मेंबर्स का एक ग्रुप है, ये मैं आपको परसों की क्लास में बताया था। 7 मेंबर्स का ग्रुप है, 3 जो है कैम्ब्रिज से हैं, 3 आपके ऑक्सफोर्ड से हैं और एक थॉमस कैड जो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये 19th सेंचुरी में कोइन किया गया था, शब्द जो है 19th सेंचुरी में कोइन किया गया था। और किसके लिए किया गया था? जो लेट 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं उनके लिए, ठीक है, लेट 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट हैं उनके लिए किया गया था, ठीक है। और किसने किया था ये पता है आप लोगों को? जॉर्ज सेंसबरी ने किया था, ठीक है जी भाई। तो चीजों को रिवाइज करना बहुत मैंडेटरी है, भूलना नहीं है चीजों को। जी बिल्कुल, जॉर्ज सेंसबरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, विच इज द फर्स्ट पब्लिश वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिश वर्क कौन सा है? आंसर दी क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी जल्दी आंसर करिए। बिल्कुल, शिवानी मिश्रा जी, विकास आजाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, सभी लोगों का आंसर सही है, वीनस एंड एडोनिस। जी, वीनस एंड एडोनिस जो है इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क कहा जाता है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस के लिए ही कहा था फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन, कि ये क्या है, फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन है। क्योंकि देखो 1592 में प्लेग आई थी और प्लेग 1594 तक चली थी। तो उस प्लेग के दौरान जो है ड्रामा कंपनीज तो बंद हो गई थी, सारे थिएटर बंद हो चुके थे, तो ड्रामा राइटिंग फेल हो चुकी थी। मतलब किसके लिए ड्रामा रखेंगे जब थिएटर ही बंद है? तो शेक्सपियर ने सोचा क्यों ना मैं सोनेट्स या फिर कुछ पोएम्स लिख दूं। तो इन्होंने 1593 में वीनस एंड एडोनिस को लिखकर पब्लिश कराया, ठीक है। तो इसके लिए बोला था फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। अब ये वर्क जो है लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। अब लॉन्ग नैरेटिव का मतलब मैं बता चुका हूं, नैरेटिव एक ऐसी पोयम होती है जिसके अंदर ये लिखी तो होती है पोएट्री फॉर्म में या वर्स फॉर्म में, लेकिन इसके अंदर भी एक कहानी होती है। अब कहानी किसकी है इसमें? वीनस। वीनस कौन है? गॉडेस ऑफ लव है। क्या है भाई? गॉडेस ऑफ लव है। और एडोनिस क्या है? कि एक एडोनिस एक इमोर्टल है, और नहीं मोर्टल है, यानी कि एक इंसान है जो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है इंसान की। और क्या है? एक बहुत ही हैंडसम बंदा है जिसको वीनस से प्यार हो जाता है, ठीक है। इसकी स्टोरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कल की क्लास में, ये पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं कल की क्लास में, ठीक है। अब ये पोएम जो है वीनस एंड एडोनिस 199 स्टेंजास में लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, और 6 लाइन का 6 लाइन का स्टेंजा इसमें इस्तेमाल किया है। अब 6 लाइन का स्टेंजा भी इसमें वो क्वार्ट्रेन और कपलेट को मिलकर बना है, जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी और सी सी है, ठीक है। और आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। ओके गाइस, और ये पोयम हेनरी रियोसली को डेडिकेट है, जिन्हें हम थर्ड एर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या फिर फेयर यूथ कहते हैं। और जो इस तरह का स्टैंजा है जिसकी राइमिंग स्कीम ये होती है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, ये सेस्टेट नहीं होता, ये सेस्टा राइमा होता है। ये सेस्टा राइमा क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, द रेप ऑफ लुक्रीज। ये भी मैंने आपको पोएम कल पढ़ाई थी, पूरी स्टोरी इसकी बता चुका हूं। ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ठीक है, जिसके अंदर एक कहानी होती है। अब नेम द स्टैंजा फॉर्म यूज्ड इन द पोएम, कि शेक्सपियर ने इस पोएम के अंदर द रेप ऑफ लुक्रीज के अंदर किस तरह का स्टैंजा फॉर्म इस्तेमाल किया था। जी कंचन, जल्दी बताओ। जी बिल्कुल सही है।
या तो 7 लाइन का स्टैंजा कोइन किया था, 7 लाइन का स्टैंजा इस्तेमाल किया था। अब इस 7 लाइन के स्टैंजा को हम क्या क्या बोल सकते हैं, चौसरियन स्टैंजा बोल सकते हैं, क्योंकि जोफ्री चौसर ने इसे कोइन किया था। इसके अलावा इस 7 लाइन के स्टैंजा को हम राइम रॉयल स्टैंजा कहते हैं, क्योंकि ये रॉयल फैमिली के एक मेंबर ने, एक किंग ने इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए राइम रॉयल कहते हैं। ठीक है। अब इस रेप ऑफ लुक्रीस में, रेप ऑफ लुक्रीस जो है भाई, इसमें रेप किया जाता है लुक्रीस का, टार्किन नाम का बंदा रेप कर देता है। ठीक है, ये कहानी मैं आपको कल बता चुका हूं, लेकिन इसके की फैक्ट अब बताऊंगा। ये पोएम जो है 1594 में पब्लिश कराई गई थी। इसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने अयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया था, है ना। और 7 लाइन का स्टैंजा यहां पर बताया ना, 7 लाइन का स्टैंजा जो है उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी, ए बी, बी और बाद में कपलेट सी, सी सी। तो ये हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम होगी, और ये पोयम भी हेनरी रियोसली को ही डेडिकेट है। ठीक है भाई, चलो आई होप यहां तक आपको समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। शेक्सपियर वेंट टू लंदन इन 1587 एंड ज्वाइंड। जब 1857 में शेक्सपियर लंदन आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया था? शिवानी जी कह रही हैं कि जो फर्स्ट फोलियो की पोयम है, फर्स्ट फोलियो की जो प्रीफेस की पोएम है उसका नाम बता दीजिए। तो उसका नाम सुन लो, मैं ध्यान से सुन लेना। टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये इतना लंबा नाम ही है जो बैन जॉनसन ने लिखी है, फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में इस्तेमाल की गई है। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, जिसके अंदर 36 प्ले हैं। पोएम का नाम एक बार और सुन लीजिए, टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। लिख के दिखा दूं क्या? अरे यार, लो। ये है भाई, ठीक है, नोट कर लो जल्दी। अब बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर को ज्वाइन किया था इन्होंने सबसे पहले, ये बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर को ज्वाइन किया था। ये एक्टिंग की कंपनी थी जिसके अंदर इनकी जेम्स बर्बेज के की कंपनी थी, और इसमें रिचर्ड बर्बेज से इनकी मुलाकात हुई। रिचर्ड बर्बेज कौन है? जो विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे लीड रोल परफॉर्म किया करते थे। उसके बाद, इसके बाद इन्होंने यहां से लेकर फिर 1594 में द चैम्बलियंस मैन नाम के एक थिएटर को ज्वाइन कर लिया, जिसके साथ साथ इन्होंने अपने परफॉर्मेंस के राइट जो थे कि वो सारे भी चैम्बलियंस मैन को दे दिए। उसके बाद 1599 में ग्लोब थिएटर बना। तो ये थिएटर एसोसिएट है विलियम शेक्सपियर के साथ। एक थिएटर और एसोसिएट है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। ठीक है, इसी इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आगे आएगा उसका क्वेश्चन। शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद द ग्लोब थिएटर, नेम द अदर थिएटर व्हिच वाज एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। देखो, शेक्सपियर ग्लोब थिएटर के साथ तो एसोसिएट थे, मतलब इनके शेयर शेयर थे कुछ ग्लोब थिएटर के अंदर, और मैक्सिमम शेयर थे लगभग, और इनके ओनर जैसे ही राइट थे। तो एक और ऐसा थिएटर था जिसके साथ शेक्सपियर एसोसिएट थे, उस थिएटर का नाम बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया निशा, अंशु, प्रीति, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। दुर्गेश, शिवानी जी, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, बहुत बढ़िया। चलो, आप लोगों को पता है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। पता होनी चाहिए हर एक चीज। शेक्सपियर के फादर की डेथ हुई थी 1601 में। शेक्सपियर के फादर की डेथ हुई थी 1601 में। तो शेक्सपियर की मदर की डेथ कब हुई थी ये बताना है। बायोग्राफी के टाइम पर मैंने हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपको बताया है।
चाहे वो शेक्सपियर की लाइफ से कितना भी माइनरली जुड़ा हुआ हो, वो भी मैंने बताया है। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप क्लासेस को रिवाइज करते हैं और प्रैक्टिस इसी तरह से आप लोगों की होगी, डेली प्रैक्टिस होगी, डेली प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है कि विलियम शेक्सपियर की मदर की डेथ 1608 में हुई है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, सर इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते, वेस्ट ऑफ टाइम है ये तो। भाई मेरा काम है अपनी नॉलेज ट्रांसफर करना आप लोगों तक, एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं। ये अगर क्वेश्चन शेक्सपियर से रेलिवेंट ना हो तो मेरी गलती है, जुड़ा हुआ होना चाहिए, हर चीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए। जब हमारे पास टाइम है तो मैक्सिमम पढ़ो ना, कम पढ़ने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो, व्हेन डिड शेक्सपियर डाइड, कि शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी। शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी भाई, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। जी, जिस दिन जिस दिन इनका जन्म हुआ था, है ना, 23 अप्रैल को ही, और लेकिन साल अलग थी, 1616, है ना, साल अलग थी। अब इसमें क्या बता सकते हैं कि जहां पर इनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड, वहीं पर इनकी डेथ हुई। क्यों? क्योंकि 1597 में शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड के अंदर एक घर खरीद लिया था जिसका नाम था न्यू प्लेस। और शेक्सपियर ने जब अपना राइटिंग का करियर समाप्त किया तो ये अपने इसी घर में न्यू प्लेस में रहने के लिए चले गए थे जो स्ट्रेट फॉर में ही बना हुआ था, और यहीं पर इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो, शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन, सुजैना, हेमनेट एंड जूडिथ, व्हेन डिड हेमनेट डाई, कि जिनका इनका एक लौता पुत्र था हेमनेट, उसकी डेथ कब हो गई थी, बताइए जल्दी से। हेमनेट की डेथ कब हुई थी, एग्जैक्ट डे और ईयर बताना है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो शेक्सपियर का इकलौता बेटा था ये, और 11 अगस्त 1596 को इनकी डेथ हो गई थी, व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड। ठीक है जी, 11 इयर्स ओल्ड थे इनके बेटे। बस इसके बाद उनके पास दो बेटियां रह गई थी। हाउ मेनी सोनेट्स शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स को लिखा है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो सकता है, लेकिन इसको क्वेश्चन नंबर 14 को आप जितना लंबा बनाना चाहो बना सकते हो, है ना। चलो पहले इसका आंसर दो, फिर बताता हूं किस तरह से आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो हमें एग्जाम के लिए तैयार करेगी, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। देखो देने के लिए तो छोटा सा आंसर दे सकते थे कि 154 सोनेट लिखी हैं, लेकिन यहां पर देखो कि सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 126 तक आप लोगों की फेयर यूथ के लिए डेडिकेट है। सोनेट नंबर 126 से लेकर 152 तक आपकी डार्क लेडी को डेडिकेट है, और सोनेट नंबर 153 यानी कि 153 और 154 यानी कि 154 सोनेट जो है ये लव गॉड कुपीट को है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वीनस एंड एडोनिस के अंदर भी मैंने एक लव गॉड की बात की थी, जो वीनस है। वीनस जो है भाई गोडेस ऑफ लव है ना, ये यानी कि फीमेल है, और जो कुपीड है ना, ये गॉड ऑफ लव है। ये ध्यान रखना दोनों चीजें। ठीक है जी भाई, बिल्कुल ध्यान से चलना है हर एक चीज में। द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट, कि शेक्सपियर सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, जल्दी से फटाफट बता दो। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है। जब हम प्ले को पढ़ेंगे तो हमारी क्लासेस 1.5 घंटे के आसपास की होगी। अभी हमने सोनेट को पढ़ा है तो सोनेट जल्दी से खत्म हो जाती है,
तो अभी क्लास 1 घंटे के आसपास की आ गई है, लेकिन जब हम प्ले पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे से क्लास कम की नहीं होगी। ठीक है, राइमिंग स्कीम बताइए जल्दी से। जी अनु, स्वप्निल, दुर्गेश, अंशु, पारुल, निशा, रेखा, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, चलिए, सभी लोगों को राइमिंग स्कीम का तो पता ही है, क्योंकि अब पुराने हो चुके हो, पुराने चावल हो आप। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी राइमिंग स्कीम है। अब इसकी ये राइमिंग स्कीम किसने कोइन की थी? हेनरी हवार्ड ने की थी, जिसे हम इल ऑफ सरे कह जानते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से। अभी मतलब आप स्टार्ट किए हो ना चीजें, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको डिफिकल्ट चीजों की तरफ मैं लेकर जाऊंगा। अभी हमारी 6 क्लासेस हुई हैं, तो 6 क्लासेस के बेस पर ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए मैटर बढ़ेगा। तो मैं वो प्रैक्टिस का मैटर आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से, अभी ये क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे, इनको मिक्स करता हुआ चला जाऊंगा भाई। ठीक है, तो चिंता मत करो, भरपूर प्रैक्टिस होगी। मजा आया प्रैक्टिस में? कहने के लिए तो 15 क्वेश्चन ही हमने सोल्व किए जो वन लाइनर थे, लेकिन उनको जो एक्सप्लेन करते चलते हैं तो देख लेना आपके 50-60 क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व हुए होंगे। तो डेली 50 क्वेश्चन भी करेंगे तो डेली का भाई बहुत निकल आता है। डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक भी दिन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए भाई, फिर आज क्लास को यहीं रोकते हैं। प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पेड वाले बच्चों का ग्रुप है वो। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वहां पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट गाइस, सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।